आज का हमारा जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के ऊपर है। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो हमारे पास में 7 है, एटॉमिक नंबर 7 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास में आता है 2 and 5, यानी कि सबसे बाहर वाली कक्षा में इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिखूंगी मैं इथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एन ओइक, इथ एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इस ग्रुप को आप एस्टर बोलते हैं, इथाइल एसीटेट इसका नाम है, और ये आपके पास में एस्टर बन गया। क्योंकि ये एस्टर बना है इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। हेलो बच्चा, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक के ऊपर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं फटाफट। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आपका इतना बड़ा चैप्टर है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द कंपाउंड आपके एनवायरनमेंट में, वातावरण में, या आपके जीव जंतुओं में, या ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसमें जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि आपके कार्बन के कंपाउंड इतने इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन को ही डिस्कस करते हैं अच्छी तरीके से, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप कार्बन को देखते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास में 6 है, और कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 है। ठीक है, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास में 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी 6 है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी आपके पास में 6 है। तो कार्बन का अगर हम विन्यास बनाएं तो ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये इसकी पहली शेल, ये इसकी दूसरी शेल, और ये इसकी तीसरी शेल, इस तरीके से बात करते हैं। अब क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसकी सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो मैं इसे कैसे दिखाऊंगी, मैं इसे इस तरीके से दिखाऊंगी कि कार्बन की जो आपके पास में पहली शेल है इसमें यहाँ पे आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कोई भी एटम प्रेजेंट है, कोई भी परमाणु उपस्थित है, तो उस परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होती है। तो किसी भी परमाणु के सबसे बाहर वाली कक्षा में, किसी भी एटम के जो सबसे बाहर वाली कक्षा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उससे आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि ये आपके इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 4 हैं, और आपने जब बॉन्डिंग पढ़ते हो, जब आप बंद पढ़ते हो, तो कोई भी परमाणु अपने आप को स्थिर करने के लिए क्या करता है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्यों, जितनी भी आपकी नोबल गैसेस हैं या इनर्ट गैसेस जो हैं उनके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो आराम से बैठी होती है। यानी कि एक तरीका आप इस तरीके से समझो कि 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो आप जो भूख लग रही थी बहुत तेज, 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, खाना पूरा हो गया, अब आराम से बैठ जाओ और सो जाओ। तो सेम यही चीज इनर्ट गैसेस के पास में होती है। तो इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, उनके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो वो कोई रिएक्शन नहीं करती। तो अब हर परमाणु क्या चाहेगा, हर एटम क्या चाहेगा, वो भी यही चाहेगा, उसको भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अब कार्बन के केस में अगर आप बात करें तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या क्या कर सकता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए ये क्या क्या कर सकता है। स्थिर होने के लिए एक काम ये कर सकता है कि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि हम इस तरीके से माने कि कार्बन ने, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं केवल, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कार्बन के पास में 4 नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास में अब अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यानी कि ये 2 and 8 हो गया, 2 और 8 हो गए। ठीक है, पर बहुत मुश्किल है 4 इलेक्ट्रॉन को लेना, क्योंकि आपके पास में जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसमें एनर्जी भी यूज होती है, या जब आप इलेक्ट्रॉन देते हैं तब भी एनर्जी यूज होती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज हमने ये मान ली कि कार्बन के पास में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। यानी कि मैं इस तरीके से मानूं कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसके पास में +4 चार्ज आ गया, ये स्टेबल हो गया, ये स्थिर हो गया, पर ये भी बड़ा मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन देना भी मुश्किल है। तो अब ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ना तो ये कैटायन बनाएगा ना तो ये धनायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा,
ना ये ऋणायन बनाएगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी कि ये किस तरीके की बॉन्डिंग करेगा, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। तो अब यहां पे हमारे पास में आता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर इसे आप बोलते हैं संयोजक बंध। संयोजक बंध हमारे पास में कौन से होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हो गई, मुझे एक किताब पढ़नी थी और मेरी फ्रेंड को भी एक किताब पढ़नी थी। जो उसको बुक पढ़नी है वो बुक मेरे पास में है, और जो मुझे बुक पढ़नी है वो उसके पास में है। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने पढ़ाई करनी थी, कुछ एग्जाम आ रहा था, तो हमने कहा चलो भाई हम दोनों एक साथ बैठते हैं, तुम अपनी बुक ले आओ, मैं अपनी बुक ले आऊं, तुम्हें मेरी बुक से पढ़ना है तुम मेरी बुक से पढ़ लो, मैं अपनी बुक से, मतलब तुम्हारी बुक से पढ़ना है तुम्हारी बुक से पढ़ लेते हैं। यानी कि वो दोनों किताबें जो हैं वो हम दोनों के बीच में हमने रख दी, जिसको जब जब वो किताब चाहिए उसे यूज कर लिया, यानी कि दोनों ने उन किताबों की शेयरिंग कर ली। तो इसे आप बोलते हैं कोवेलेंट, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। अब यहां पे कैसे हुआ, जैसे कि आप मानो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है उसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों परमाणु इन दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, इन दोनों को आपस में साझा कर लें, तो क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन दोनों ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, यानी कि अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इन दोनों के हैं, इस हाइड्रोजन को चाहिए इसके भी हो गए, इस हाइड्रोजन को चाहिए इसके भी हो गए। और क्योंकि हाइड्रोजन में केवल पहली ऑर्बिट, केवल पहली शेल प्रेजेंट होती है, तो इन्हें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो आप इस तरीके से ध्यान करो कि जो पहली शेल होगी वहां पे आपको मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर आपकी सेकंड शेल होगी तो वहां पे आपको मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसके बाद में फिर आप थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, मैक्सिमम, अधिकतम की मैं बात कर रही हूँ। फिर आप धीरे धीरे इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते रहेंगे। तो अब हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी पहली शेल है, पहली कक्षा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, ना तो ये हाइड्रोजन ये कह सकता कि ये मेरा है, ना ये हाइड्रोजन ये कह सकता ये मेरा है, ये दोनों के हैं। तो इस पेयर को मैं ऐसे भी शो कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं इसे ऐसे शो करूँ, मैं इसे ऐसे भी दिखा सकती हूँ। यानी कि ये जो मैं लाइन बना रही हूँ, इस लाइन से मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों से इक्वली शेयर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं, यानी कि ये हमारे पास में हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर एकल संयोजक बंध, या आबंध बोल दो या बंध बोल दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बन गया, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब आप बात करते हैं ऑक्सीजन की। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो मेरे पास में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मेरे पास में होता है 8 होता है, और इसका एटॉमिक मास जो होता है 16 होता है। अब ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 8 हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में आ गए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यानी कि यहाँ पे हमने ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। आप इसे प्रॉपर लिखना चाहते हो आप इसे प्रॉपर लिख लो इस तरीके से कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, तो ये 2n6 आ गया, या फिर इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यानी कि इसके सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसकी सबसे बाहर वाली शेल में जब आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हुए तो 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। कितने चाहिए, 8 चाहिए। इसका 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट बोलते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि इसके पास में 6 थे, इसे 2 की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, साझा कर लेगा, यानी कि इस तरीके से। इसके अपने 6 थे, ये वाले 2 और आ गए। अब इस ऑक्सीजन को भी यही करना है, इसके पास में अपने 6 थे, इसने इसके ये वाले 2 साझा कर लिए,
यानी कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास में 2 बॉन्ड बन गए इस तरीके से। आप 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इसे आप लुईस क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ये आपके पास में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, या फिर इसे आप सिंपल डबल बॉन्ड बोल देते हैं, द्विबंध। ये आपके पास में द्विबंध या द्विआबंध, ये डबल बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन, अब दोनों ऑक्सीजन के 8 यहाँ पे पूरे हो गए, दोनों का 8 पूरे हो गए, स्टेबल हो गए। तो कोई भी एटम क्या करेगा, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये मेरे पास में कौन सा मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास में O2 का मॉलिक्यूल है, O2 का अणु है। यहाँ पे जो मैंने लिया था ये मेरे पास में हाइड्रोजन का अणु है। इसी तरीके से अब मेरे पास में आता है नाइट्रोजन का अणु या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो हमारे पास में 7 है, एटॉमिक नंबर 7 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास में आता है 2 and 5, यानी कि सबसे बाहर वाली कक्षा में इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है, वो आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे भी बना लो। पहली शेल के 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसे ऐसे शो कर दो, 1 2 1 2 3 4 5, आप ऐसे कर दो। ये इसका लुईस क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो यानी कि इस नाइट्रोजन के पास में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, और जो मेरे पास में दूसरा नाइट्रोजन का परमाणु है उसके पास में भी 5 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से 5 इसके पास में है, इसे कितने की जरूरत है, इसे 3 की जरूरत है। तो अगर इसे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, और 8 कंप्लीट होते ही पेट भर गया और ये सो जाएगा, यानी कि ये स्टेबल हो गया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये स्टेबल हो जाएगा और आराम से बैठ जाएगा। तो पूरी केमिस्ट्री इसी चीज के आसपास घूम रही है कि एटम, परमाणु अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, यानी कि जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने ले लिया। दूसरी चीज वो शेयरिंग भी कर सकता है, यानी कि जहां पे साझा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो दोनों ने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन पहले ही थे, इसने ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर लिए। तो आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे बनाओ, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इसके जो 3 हैं, पहले रेड पेन ले लेते हैं, ये इसके जो 3 हैं 1 2 3, और जो दूसरे वाला नाइट्रोजन है उसके व्हाइट ये रहे 1 2 3। तो अब क्या हुआ, अब दोनों नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए हैं, ये वाले 6 और इस वाले नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो गए हैं। तो यानी कि यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड बना लिए, और ये इसका एक पेयर, एक जो युग्म है वो अलग है। यानी कि ये वाले जो मैंने 3 लाइन दिखाई हैं, यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक लाइन पे 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। ये तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड बन गया, या त्रिआबंध बोल देते हैं इसे, ये आपका त्रिआबंध है। ठीक, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं उसे हम लोन पेयर कहते हैं। यानी कि ये वाला इसका, ये वाले जो बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये वाले जो पेयर होगा, ये इसमें जो आपकी शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आपके बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर, यानी कि ये आपका आबंध युग्म है। और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो आपके लोन पेयर हैं, जिसे हम एकाकी युग्म कहते हैं, अकेला एकाकी युग्म। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब बात तो मैं कार्बन की कर रही थी, कार्बन की बात करते करते मैं यहाँ पे कैसे आ गई, तो मैंने कहा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ना ही लेगा, ना यानी कि ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो कार्बन क्या करेगा, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन आपके पास में, कार्बन की हमने बात करी थी 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास में 2 and 4 आ जाएगा। इसके सबसे बाहर वाली शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। जैसे कि अगर मुझे CH4 दिया है, इसे हम बोलते हैं मीथेन, ये हमारे पास में आ गया मीथेन।
तो मीथेन क्या करेगा, अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने आपस में इस तरीके से बॉन्ड शेयर करेंगे, यानी कि एक बॉन्ड आपका ये बन गया, एक बॉन्ड आपका ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया। हाइड्रोजन के हर जगह 2-2 पूरे हो गए हैं। अब बात करते हैं कार्बन की। कार्बन को 8 की जरूरत है, तो कार्बन के 4 तो अपने पहले से ही थे। अब कार्बन ने क्या किया है, ये देखिए जरा, कार्बन के भी यहाँ पे 8 पूरे हो गए इस तरीके से। यानी कि ये जो आपका बॉन्ड बना, वो कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया और इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। जो मैं एक लाइन खींच रही हूं वो एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड का मतलब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल आपके पास में 8, जो कार्बन था उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और क्योंकि हाइड्रोजन की पहली शेल प्रेजेंट थी तो उसके आपके पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो दोनों का पेट भर गया, यानी कि दोनों को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो मिल गए और दोनों ही स्टेबल कंडीशन में आ गए। तो इस तरीके से हम बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो कार्बन में बंध जो होता है वो आपका सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध में आपके पास में या संयोजक या सहसंयोजक बंध, ऑक्सीजन की हमने बात कर ली है, तो ऑक्सीजन में आपके पास में डबल बॉन्ड होता है इस तरीके से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन में आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 1 2 3 4। अगर आप मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में आपके पास में 4 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, 4 एकल बंध प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 2 ही एटम के बीच में 2 बॉन्ड हैं तो इसे द्विबंध बोलेंगे। यहाँ पे 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अलग अलग एटम के बीच में है ना, तो ये 4 सिंगल बॉन्ड हो गए। इस तरीके से आपके पास में सहसंयोजक बंध बनता है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम आते हैं आगे कि कार्बन को हम इतनी डिटेल में पढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात, जो कार्बन है, कार्बन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और इसमें सबसे पहली चीज आती है कार्बन के अपर रूप एलोट्रॉप्स। कार्बन बहुत सबसे, एलोट्रॉप आप बोलते किसको हैं, सेम परमाणु, एक ही परमाणु पर उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग हैं। यानी कि अपर रूप, जो कंपाउंड बने हैं वो एक ही परमाणु से बने हैं पर उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। तो कार्बन के अपर रूप होते हैं और कार्बन के मेनली 3 अपर रूप जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास में 3 अपर रूप यहाँ पे जो हमारे पास में है वो है डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इस तरीके से। अब अगर आप डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है। हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ में इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये हर एक कार्बन का 4 कार्बन से बॉन्ड होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4-4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो उसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। और डायमंड आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, अर्थ पे मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इस डायमंड से आप कांच को भी काट सकते हैं, ये हमने मेटल नॉन मेटल में डिस्कस भी किया था। ये इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, पर हीट का गुड कंडक्टर होता है। अब यहीं पे अगर आप ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का एक एटम 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इस तरीके से हर एक ग्रेफाइट में इस तरीके से आपका बॉन्ड बनता जाएगा। और इसमें लेयर्ड बनती हैं, यानी कि एक लेयर यहाँ पे आ गई और एक लेयर यहाँ पे आ गई, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, इस तरीके से। और इन लेयर्स के बीच में यहाँ पे वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं और हर एक कार्बन के पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री है। इस लेयर स्ट्रक्चर की वजह से जो आपका ग्रेफाइट है वो स्लिपरी इन नेचर होता है, तो उसे हम ग्रीस में भी यूज करते हैं। जो आपकी पेंसिल की लेड होती है वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है, तो जब आप उसे पेन पे पेज पे लिखते हैं तो वो लेयर चलती रहती है, वो घिसती चली जाती है। तो जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, पहली बात इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आता है फुलरीन्स। फुलरीन्स में हमारे पास में अलग अलग कार्बन के नंबर वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारे पास में 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग आपस में मिलकर बनाती हैं। जैसे कि ये C60 है, इसमें आपके पास में 60 कार्बन मिल के एटम प्रेजेंट है, 60 कार्बन के परमाणु प्रेजेंट हैं, जो कि 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, 5 कार्बन वाली रिंग और 6 कार्बन वाली रिंग के साथ में मिलके वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हमारे पास में कार्बन के एलोट्रॉप्स आ गए, जो
आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म के हैं। अब आता है आपके पास में, जब आपने स्ट्रक्चर्स बनाए तो कार्बन की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या है? लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी। यानी कि कार्बन को अगर आप देखेंगे तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड आपको अपने आसपास, कार्बन के बहुत आसपास के, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या वैसे प्लांट्स में बात करें, आप सुक्रोज खा रहे हैं, आप ग्लूकोज ले रहे हैं, आप स्टार्च ले रहे हैं, आपके पास में सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, एंजाइम्स हैं, हर जगह कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड बना लेता है? असल में कार्बन की एक टेंडेंसी है लंबी चेन बनाने की, श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी, इसे हम कैटिनेशन कहते हैं। तो कार्बन की लॉन्ग चेन बनाने की जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बनाने की जो इसकी प्रॉपर्टी है उसे आप कैटिनेशन कहते हैं। इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, बहुत बहुत। इसलिए पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जो कार्बन वाले जो कंपाउंड हैं उसे हमने चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसको पूरा एक अलग ही डिवाइड कर दिया। इसलिए हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे कार्बन के कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आपके कौन से हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन से जो आपके कंपाउंड हैं उनकी अलग अलग बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे कि मैं ले लूं, मेरे पास में एक कंपाउंड मुझे दिया है CH4, दूसरा कंपाउंड मुझे दिया है C2H4 और तीसरा कंपाउंड मुझे दिया है C2H2, और मुझे इनके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो देखते हैं भाई कैसे कैसे आप 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। मीथेन का हम पहले ही बना चुके हैं, CH4, ये हम पहले ही इस तरीके से बना चुके हैं। अब हम बात करते हैं इथीन की। ये आपके पास में है इथीन और ये आपके पास में है इथाइन। ये तो इथीन में अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो सबसे पहले कार्बन और कार्बन की चेन बना दो। मैं आपको ट्रिक दे देती हूँ बनाने का तरीका क्या है। कार्बन और कार्बन, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना दो। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन आपको लिखने हैं, 1 2 3 4। ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 4, इस तरीके से, ठीक है। अब पहले इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना दो, क्योंकि मैंने बोला कार्बन की एक कार्बन के साथ में लंबी श्रृंखला बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कैटिनेशन होते हैं। तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इक्वली डिवाइड करो। आप जो भी करोगे इक्वली डिवाइड करो, एक बॉन्ड यहाँ बना दो, एक बॉन्ड यहाँ बना दो। इसके बाद में इस वाले हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड यहाँ बना दो और इस वाले हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड यहाँ बना दो, ठीक है। हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब इस कार्बन के अगर आप काउंट करेंगे तो देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं, जरा इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं, जबकि हमें चाहिए कितने? हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस वाले कार्बन के भी 7 ही इलेक्ट्रॉन पूरे हुए होंगे। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हमारा बचा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा। यानी कि हमारे पास में ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक ही कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब हम इथाइन की बात करते हैं। इथाइन में भी आप वैसे ही लो, पहले एक कार्बन और एक कार्बन का आपने बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख लो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो इलेक्ट्रॉन जरूर लिख लो, उसी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो इस हाइड्रोजन का यहाँ पे बना दिया, इस हाइड्रोजन का यहाँ पे बना दिया। हाइड्रोजन के तो पूरे हो गए, हाइड्रोजन के लिए कुछ नहीं करना। अब आपको कार्बन के कितने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हुए हैं, यानी कि कार्बन को अभी 2 की जरूरत और है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन और कैसे शेयर करेगा? यानी कि यहाँ पे आप क्या करो, ये यहां से हटा दो और ये वाला आप यहां से हटा दो और इनका ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ये यहां पे और ये वाला यहां पे। तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग
यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से आपके पास में कोई भी कंपाउंड क्यों ना आ जाए, आप हर एक का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि अगला मैं ले लेती हूं, मुझे दिया हुआ है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का आपके पास में फॉर्मूला है CH3COOH। मुझे दिया हुआ है इथेनॉल, इथेनॉल, इस तरीके से। इथेनॉल का फॉर्मूला मेरे पास में है C2H5OH। इन सब के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले इसका कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कैसे बनाना है, कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बना दो। सबसे पहली चीज क्या करो, आंख बंद करके कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड बना दो। ये आपने कर दिया। 8 जो कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो आपको लिखते चलने, क्योंकि उससे आपको बहुत चीजें समझ आएंगी। अब ये CH3 है, यानी कि इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये तो आपका यहाँ पे देखो ये बन गया। ये देखिए हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन के आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इस वाले कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब हमारे पास में COOH है। COOH में आपके पास में जब बॉन्ड बनता है, तो ये कार्बन अगर एक ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन को अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड बनाता है। तो इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इधर बना लिया, और इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया। अब एक ऑक्सीजन बचा है, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के साथ हैं और इस कार्बन के भी 3 हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि आपके पास में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। तो ये आपके पास में इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, इसी कंपाउंड का दूसरा नाम जो इसका कॉमन नेम होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, एसिटिक एसिड, यही आपके पास में विनेगर है। यही आपके पास में, इसे ही आप एसिटिक एसिड, और यही आपके पास में विनेगर है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब है इथेनॉल, एल्कोहल, ठीक है। इथेनॉल में अब आपके पास में अगेन 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो पहले सबसे पहले 2 कार्बन इस तरीके से बना दो। अब देखो एक चीज है, इथेनॉल को आप कैसे बना सकते हो, आपके पास में 5 हाइड्रोजन है और कार्बन को केवल 4 बॉन्ड बनते हैं, तो आप 3 हाइड्रोजन यहां पे लगा दो, ये हो गया। इस कार्बन के साथ में आप 2 हाइड्रोजन लगा दो, 5 हाइड्रोजन तो आपके यहीं पे पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और ये आपके पास में आ गया हाइड्रोजन। तो ये आपके पास में आ गया इथेनॉल का स्ट्रक्चर। अभी हम और भी आगे डिस्कस करते चलेंगे, पर मैं शुरू में ही कुछ कुछ बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे और भी लेंगे, पर आगे लेंगे। अब आता है हमारे पास में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन के कंपाउंड। संतृप्त और असंतृप्त या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से मतलब क्या है? मान लो मुझे C2H6 दिया है, तो C2H6 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक कार्बन, ये वाला कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे ये, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अभी मैंने इथीन भी लिया था, जब मैंने C2H4 यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने वहां पे डबल बॉन्ड बनाया था। और फिर मैंने इथाइन भी लिया था, जो कि मेरे पास में C2H2 था, तो यहाँ पे मैंने कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाया था इस तरीके से। अगर आपके पास में जो हाइड्रोकार्बन दिया है, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में चाहे कितने भी कार्बन क्यों ना दिए हों, अगर हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को आप संतृप्त कहते हैं। यानी कि इसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन, यानी कि एकल बंध
जितने भी आपको कार्बन दिए हैं सबके बीच में केवल एकल बंध है, कार्बन के बीच में केवल एकल बंध, यानी कि कार्बन के बीच एकल बंध। और अगर आपके कार्बन के बीच में एकल बंध प्रेजेंट है तो इसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, ये आपका संतृप्त हो गया। ठीक, ये इसे दोबारा लिख देती हूं, ये आपका संतृप्त हो गया। अगर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं तो वो वाले जो आपके कंपाउंड हैं वो कंपाउंड आपके अनसैचुरेटेड हो जाते हैं, इन्हें आप अनसैचुरेटेड या असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है बच्चा, बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे हैं। शुरू से हमने क्या किया, हमने देखा कि कार्बन ना तो कैटायन बना सकता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजक बंध बनाएगा। सहसंयोजक बंध बनाने के लिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। फिर हमने बात करी कि सहसंयोजक बंध कैसे कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एक सिंगल, डबल और ट्रिपल। उसके हिसाब से फिर हमने O2 का स्ट्रक्चर, N2 का स्ट्रक्चर, H2 का स्ट्रक्चर और मीथेन के स्ट्रक्चर को बात करी। जब हमने ये सारी बात करी तो हमने बात करी कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन अपर रूप में प्रेजेंट होता है, यानी कि वो सारे के सारे कंपाउंड। एलोट्रॉप्स किसे बोलते हैं, जो यौगिक केवल एक ही एटम से बने हैं पर उनके स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, उन्हें आप एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो कार्बन के आपने 3 एलोट्रॉप्स की बात करी जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जो क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और आपके पास में फ्लोरीन्स आ गया। इसके बाद में हमने बात करी आपके पास में कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी रखता है, वो बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है। ये हो गया। उसके बाद में हमने बात करी कार्बन में, हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंपाउंड की। सैचुरेटेड आपके पास में जो केवल सिंगल, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में, एक चीज ध्यान रखना, सैचुरेटेड का मतलब है जब आपके पास में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं उन सब के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपका सैचुरेटेड होगा। जैसे कि मैंने ये बनाया, मेरे पास में 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, वो सब सैचुरेटेड है। मैं इसका रिंग भी बना सकती हूँ, वो हम अभी आगे बात करेंगे। बट अगर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए तो वो आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाते हैं। अब आता है चेन, ब्रांच और रिंग। तो क्योंकि हमने कहा कार्बन की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लंबी श्रृंखला बनाने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये चेन भी बनाता है, ये ब्रांचिंग भी करता है, ये रिंग्स भी बनाता है। जैसे कि अगर मैं ले लूं, मुझे दिया है C5H12, इसे हम बोलते हैं पेंटेन। ये हमारे पास में हो गया पेंटेन। अब मैं इसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना सकती हूँ देखते हैं जरा। C5H12 अगर मुझे दिया है तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 कार्बन ऐसे लगा दिए। दूसरे में मैंने क्या किया, मेरे पास में 1 2 3 4 1 कार्बन यहां लगा दिया, ये कर दिया। इसको मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हाइड्रोजन तो पूरे करो, तो हाइड्रोजन भी पूरे करके देख लेते हैं। दिमाग में आपके क्या रहना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन ने 1 बॉन्ड तो पहले ही आपका बन गया है, यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड पहले ही बन चुका है, तो बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ये देखो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड पहले ही बना लिए, बाकी 2 ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 2 पहले ही बना लिए हैं, बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसने 2 बना लिए, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसने 1 बना लिया, ये 3 के साथ बनाएगा। काउंट कर लो आप, 5 कार्बन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे देखते हैं, अब इसने 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड पहले ही बना रखे हैं तो इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने 2 बना रखे हैं तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे। इसने 1 बनाया है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 बनाया है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। काउंट कर लो जरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। यहाँ पे बात करते हैं, इस कार्बन ने 1 बनाया हुआ है, 3 और होंगे। इसने 1 बनाया हुआ है, 3 और होंगे। इसने 1 बनाया हुआ है, 3 और होंगे। इसने 1 बनाया हुआ है, 3 और होंगे। टोटल कितने हो गए, 12। अब ये सारे के सारे हैं तो C5H12 वाले हैं,
हैं तो ये सारे के सारे, यानी कि एक ही फॉर्मूले की अलग अलग चेन्स बन रही हैं, यानी कि आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है तो ये अलग अलग चेन बनाता जा रहा है, तो ये ब्रांचेस बन गई, इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकल आई हैं। देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसकी अलग अलग ब्रांचेस बनाई हैं। ऐसे ही ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। रिंग स्ट्रक्चर के लिए अगर देखो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे C5H10, तो C5H10 के अब मैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। C5H10 के लिए मैं एक काम ये कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, और पर इसमें H के 10 है, 2 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे मेरे पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो 1 2 3 4 5, मान लो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, 6 7, इसके 3 बने हुए हैं ये और इसके 2 बने हुए हैं, तो 2 आप इसे ऐसे लिख लो, H काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। अब इसका मैं रिंग स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। रिंग स्ट्रक्चर कैसे, ये इस तरीके से, 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 इस तरीके से हो गए। हाइड्रोजन देखते हैं, अब इसने कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, इसने 2 बॉन्ड पहले ही बना रखे हैं, तो इसके साथ में 2 हाइड्रोजन होंगे, ये आपके पास में आ गया। इसके पास में 2 हाइड्रोजन होंगे, 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 तो ये इसका रिंग स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि जो कार्बन है वो आपकी लॉन्ग चेन में भी प्रेजेंट हो सकता है, वो श्रृंखला यानी कि ब्रांच चेन में भी प्रेजेंट हो सकता है, वो रिंग स्ट्रक्चर यानी कि रिंग फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। बट आपके दिमाग में केवल एक चीज आनी चाहिए कि कार्बन के पास में 4 बॉन्ड बनते हैं, इसी चीज को आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब अभी तक जितने मैंने स्ट्रक्चर बनाए वो केवल हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर हैं, पर अगर एक हाइड्रोजन को हटा के, अब देखो हर हाइड्रोकार्बन की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, अगर आप हाइड्रोजन को हटा के कोई ऐसा ग्रुप ले आए कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही बदल जाए, तो ऐसे ग्रुप को आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्रियात्मक समूह। यानी कि हमारे पास में आता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है, जो किसी भी यौगिक की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, उसके गुणों को डिफाइन करता है। यानी कि वो ग्रुप या वो समूह जो किसी यौगिक के गुणों को दर्शाते हैं, उसे आप क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप यौगिक के गुणों को दर्शाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप एक हाइड्रोजन हटा दो और हाइड्रोजन हटा के आप दूसरा कोई ग्रुप ले आओ, तो वो आपके पास में फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसे आप क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब आपको जो क्रियात्मक समूह पढ़ने हैं वो आपको केवल 4 क्रियात्मक समूह पढ़ने हैं, 4 या 5। जैसे कि अगर मेरे पास में मीथेन है, देखो अब मैं शुरू से शुरू करती हूं, मैंने क्या बनाया, मैंने मीथेन लिया, मीथेन में मेरे पास में 4 हाइड्रोजन थे, ये 4 हाइड्रोजन थे। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस H को हटा के यहां पे मैंने हेलोजन लगा दिया, यानी कि इस केस में मेरे पास में ये इस तरीके से आएगा CH और मैंने यहाँ पे हेलोजन लगा दिया, हेलोजन में मैंने क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन, आप क्लोरीन लगा सकते हो, आप ब्रोमीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो, इस तरीके से ये हेलोजन वाले हो गए। अब मैंने अगले में क्या किया, मैंने यहाँ पे H हटा के OH ग्रुप ले आए हैं, ये OH ग्रुप आप बोलते हैं एल्कोहल के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ये वाला H हटा के और मैं यहाँ पे OH ले आई हूं, तो ये आपका हो गया एल्कोहल। एल्कोहल ये रहा आपके पास में एल्कोहल। इसके बाद में यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन हटा के जो अगला ग्रुप लाई हूं वो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन हटा के एल्डिहाइड ग्रुप ले आए हैं। एल्डिहाइड को आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलते हैं तो आप इसे ऐसे लिख देते हैं CHO, ये आपका एल्डिहाइड है। पर अगर मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर देखूं, मैं पूरा बॉन्ड बनाऊं, तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड इसने इन दोनों ऑक्सीजन के साथ में बना दिए और एक इसने इस हाइड्रोजन के साथ बना दिया, तो इसे आप एल्डिहाइड बोलते हैं। ये आपके पास में एल्डिहाइड हो गया, ये आपका एल्डिहाइड है। अब क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटा के मैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप ले आई हूं।
पर कीटोन एक कार्बन के साथ नहीं बनता। कीटोन के लिए आपके पास में कम से कम 2 कार्बन होंगे, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब अगला एक हाइड्रोजन हटा के मैं कार्बोक्सिलिक ले आई हूं। कार्बोक्सिलिक कैसे है हमारे पास में, ये देखिए, ये हमारे पास में कार्बन के साथ में जो 3 हाइड्रोजन जुड़े थे वो तो वैसे का वैसे ही है, और अगला जो मैं ग्रुप ले आई हूं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, COOH, जो कि हम अभी पढ़ के भी आए हैं, इथेनोइक एसिड। ये मिथेनोइक एसिड है। अभी इथ मिथ मैं कैसे यूज कर रही हूँ वो भी हम बात करेंगे। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में आपके पास में आता है कीटोन। कीटोन के लिए आपके पास में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास में इस तरीके से। तो ये वाला जो आपके पास में फंक्शनल ग्रुप है इसे आप बोलते हैं कीटोन। ठीक है बच्चा, तो आपको जो पढ़ने हैं ये आपको ये वाले सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास में कीटोन आ गया। यानी कि अभी तक हमने कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, हमारे पास में एक आ गया हेलोजन, दूसरा हमारे पास में आ गया एल्कोहल, तीसरा हमारे पास में आ गया एल्डिहाइड, चौथा हमारे पास में आ गया कीटोन, और पांचवा हमारे पास में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड को आप क्लोरीन हेलोजन को क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, एल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हो CHO। उसके बाद में कीटोन, एल्कोहल को आप OH करके लिख सकते हो, कीटोन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये जो मैंने डैश लिखा है इससे मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे आप कोई सा भी, जैसे मैंने यहाँ क्लोरीन लिख दिया और यहाँ डैश लिखा है, तो यहाँ पे आप कोई सा भी हाइड्रोकार्बन लगा सकते हो। अब कोई सा भी हाइड्रोकार्बन से मतलब क्या है, मैम आप क्या कह रहे हो, हमें नहीं समझ आ रहा कि कोई सा भी हाइड्रोकार्बन। तो अब हम आगे बात करते हैं कि आपके पास में हाइड्रोकार्बन को आप कैसे कैसे डिवाइड करते हो। तो हाइड्रोकार्बन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास में आता है एल्केन, दूसरा हमारे पास में आता है एल्कीन, और तीसरा हमारे पास में आता है एल्काइन। यानी कि ये हमारे पास में हो गया एल्केन, फिर हमारे पास में आता है एल्कीन, और तीसरा हमारे पास में आता है एल्काइन। एल्केन, एल्केन आपके पास में होगा, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास में होता है CnH2n+2। ये क्या आ गया मैम, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या आ गया, देखते हैं क्या है। यहां पे हमारे पास में अगर आप n की जगह 1 रख रहे हो तो हाइड्रोजन आपके पास में कितने हो जाएंगे, 2 × 2 + 2 4, CH4। अगर आप कार्बन की जगह, तो इसे आप C1H4 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसे हम सीधे ही CH4 लिख देते हैं। ये हमारे पास में CH4 आ गया। उसके बाद में अगर आप 2 लिखेंगे तो आपके पास में C2H6 आ जाएगा। अगर आप C3 लिखेंगे H8 आ जाएगा। अगर आप C4 लिखेंगे H10 आ जाएगा। अगर आप C5 लिखेंगे H12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होता है। आप एल्कीन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ पे केवल एकल बंध होगा, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यानी कि आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब आप एल्कीन की बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, जो मैंने स्ट्रक्चर आपके बनाए भी थे। अब एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो आपका स्टार्टिंग ही पहला जो कंपाउंड होगा वो 2 कार्बन से शुरू होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे थे तो आपका जो कंपाउंड है वो 1 कार्बन से शुरू हो गया, पर यहाँ पे आपके पास में कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आपका जो पहला कंपाउंड शुरू होगा वो 2 कार्बन से शुरू होगा, यानी कि ये आपके पास में आ गया C2H4। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, जनरल फॉर्मूला से हमारे पास में आएगा, तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास में होता है CnH2n, और इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास में होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 रखा, 2 × 2 कर दिया, 4 हो गया। अगला कंपाउंड मैं यहाँ पे लेके आई C3H6, अगला कंपाउंड में लेके आई C4H8, C5H10,
इस तरीके से आप पूरी की पूरी चेन बनाते चले जाओ, एक एक कार्बन बढ़ाते चले जाओ। एल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो एल्काइन में जो हमारा पहला कंपाउंड है, मतलब जो कंपाउंड है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपका कंपाउंड यहां से C2 से शुरू होगा, मिनिमम 3 बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 × 2 4, 4 - 2 2, यानी कि पहला जो आपके पास में कंपाउंड है वो C2H2 है, जिसका स्ट्रक्चर हम पहले ही बना चुके हैं। फिर आपके पास में आता है C3H4, फिर आपके पास में आता है C4H6, फिर आपके पास में आता है C5H8। ठीक है, तो ये आपके पास में हाइड्रोकार्बन आ गए, ये एल्कीन, ये एल्केन, ये एल्कीन, और ये आपके पास में आ गया एल्काइन। तो इस तरीके से आपके पास में ये हाइड्रोकार्बन की चेन आ गई। अब यहाँ पे एक हेडिंग डली हुई है, होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। तो इस एल्केन की मैंने एक पूरी श्रेणी बनाई है, एक पूरी सीरीज बनाई है, एल्कीन की मैंने पूरी एक श्रेणी बनाई है, एल्काइन की मैंने पूरी एक श्रेणी बनाई है। पर अगर आप इन तीनों सीरीज को देखोगे तो इन तीनों सीरीज में एक बहुत ही कॉमन सी चीज आ रही है। क्या कॉमन चीज आ रही है? जब आप C2H, जब आपने मीथेन लिया, मीथेन के बाद में जब आपने अगला कंपाउंड बनाया तो अगले कंपाउंड में आपने क्या किया है, आपने CH2 ऐड कर दिया, तो इसकी अगला कंपाउंड आ गया। फिर आपने दोबारा CH2 ऐड किया तो आपके पास में अगला आ गया, फिर दोबारा CH2 ऐड किया, नेक्स्ट आ गया। तो CH2 ऐड करते जाओ, आपके पास में ये पूरी सीरीज आ जाएगी। इस सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, यानी कि एल्केन के जितने भी कंपाउंड हैं उसके जनरल फॉर्मूला से आप उसका पहला कंपाउंड लिखो। ये देखिए बेटा, यहाँ पे हमने इसका पहला कंपाउंड लिख दिया, और पहले कंपाउंड में अगर आप CH2 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास में पूरी की पूरी सजातीय श्रेणी या फिर होमोलोगस सीरीज आती चली जाएगी। ऐसे ही अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो जरा, C2H4 मैंने दोबारा CH2 ऐड कर दिया, C3H6 आ गया, फिर CH2 ऐड कर दिया, C4H8 आ गया, फिर CH2 ऐड कर दिया। तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि एल्केन के फर्स्ट 5 मेंबर लिखने हैं या एल्केन की 5 मेंबर की होमोलोगस सीरीज लिखनी है, तो आप मीथेन से, मतलब पहले इस वाले कार्बन से शुरू करेंगे और आप सारे लिखते चले जाएंगे। इसके बाद में जब आप एल्कीन की बात करेंगे तो आप C2 से स्टार्ट करेंगे, 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे और आगे CH2 ऐड करते चले जाएंगे। ऐसे ही जब आप आगे बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप CH2 ऐड करते चलेंगे, ये CH2 ऐड करते चलेंगे, आपको पूरी होमोलोगस सीरीज आ जाएगी। ये हाइड्रोकार्बन की होमोलोगस सीरीज आ गई है। अब आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ में होमोलोगस सीरीज बनानी है। मान लेते हैं मैं क्लोरोमीथेन ले लेती हूँ, CH3Cl, मान लेते हैं मैं CH3OH ले लेती हूँ, मिथेनॉल। इसके बाद में जो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने लिया वो HCOOH लिया, एल्डिहाइड के लिए मैंने HCHO लिया, और फिर कीटोन को भी मैं जो यहीं पे लेना है तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगी, पास पास ले आऊंगी ताकि हम सारे ही यहाँ पे ले लें। यानी कि मेरे पास में आया CH3Cl, पहला फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास में हेलोजन है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में आया एल्कोहल, इसका पहला मेंबर। इसके बाद में मेरे पास में अगला फंक्शनल ग्रुप आया एल्डिहाइड, ये इसका पहला मेंबर। फिर मेरे पास में आया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका पहला मेंबर। और फिर मेरे पास में आया कीटोन। तो कीटोन की तो आपके पास में समझाती सीरीज वैसे नहीं आती है नॉर्मली, पर पहला मेंबर अगर आपको लेना है तो आप CH3CO CH3 से स्टार्ट करेंगे। कम से कम एक कार्बन से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, वो दोनों तरफ एक एक कार्बन। अब इसकी होमोलोगस सीरीज आपको लिखनी है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे CH2 ऐड कर दो। जो आपने CH3 लिखा था ना उसमें CH2 ऐड कर दो, तो आपके पास में क्या आएगा, CH2 ऐड करना है तो ये आएगा C2H5Cl, फिर CH2 ऐड करो C3H7Cl, तो आपके पास में पूरी सीरीज आती चली जाएगी। ऐसे ही CH3 में यहाँ पे आपने ऐड किया तो आपके पास में C2H5OH आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास में C3H7OH आता चला जाएगा। पूरा ऐड करते चलो। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जो पहला मेंबर है वो फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ पे CH2 आप ऐड करोगे तो CH3CHO हो जाएगा। यहाँ पे आप CH2 ऐड करोगे तो आपके पास में C2H5CHO आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आप ऐड करोगे तो आपके पास में CH3COOH हो जाएगा, ये C3H7COOH हो जाएगा। तो पूरी होमोलोगस सीरीज आपकी इस तरीके से चलती चली जाएगी। फिर यहाँ पे आप ऐड करोगे तो एक तरफ मैंने ऐड कर दिया तो ये आपके पास में C2H5COCH3 आ गया। फिर दूसरी तरफ भी ऐड कर दो
फिर ये आपके पास में C2H5 CO C2H5 कैसे भी, तो ये पूरी सीरीज आती चली जाएगी। यानी कि अगर आप हर मेंबर की बात करें तो CH2 का डिफरेंस आता चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में पूरी सीरीज आती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास में ये पूरी सीरीज आती चली जाएगी। ठीक है बच्चा। अब आता है, इसे होमोलोगस सीरीज या समजातीय सीरीज कहते हैं। अब आता है नॉमेनक्लेचर। जब भी आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो उसमें आपको IUPAC के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाम लिखने होते हैं, जिसे आप IUPAC नेमिंग या नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब देखो करने का तरीका क्या है। यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपके पास में कोई भी आपको IUPAC नेमिंग लिखनी है तो आपको नंबर ऑफ कार्बन पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर मेरे पास में 1 कार्बन है तो इसके लिए मैं मिथ, अगर मेरे पास में 2 कार्बन है तो इसके लिए इथ, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, अगर 5 कार्बन है तो पेंट, अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, अगर आपके पास में 7 कार्बन है तो हेप्ट। इसके बाद में 8 कार्बन के लिए आपके पास में 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और फिर डेक। इस तरीके से हमारे पास में होता है। अब ये क्या आ गया, कैसे कैसे हम यूज करेंगे, तो मिथ, इथ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही सेम है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। अगर हम मिथ लिखेंगे तो मिथ, यहाँ पे आपके पास में इथ, यहाँ पे आपके पास में प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी तरीके से चलेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपको किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो उसमें आप सबसे लंबी चेन चूज करोगे। आपको जो भी चेन दी है उसमें लंबी चेन चूज करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे दिया है यहाँ पे CH3 CH2 CH3, मुझे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले मेरे पास में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या वर्ड यूज करोगे, एन वर्ड यूज करोगे। यानी कि हमारे पास में नेमिंग करने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे एल्क और यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसे लिखेंगे एन। और जनरल फॉर्मूला आपको वैसे भी पता है, CnH2n+2 होता है एल्क में, यानी कि C1 C2 C3 इस तरीके से आपको देखना है। अब या तो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से दे सकते हैं या फिर आपको कंपाउंड इस तरीके से भी तो दे दूंगी मैं, अगर ऐसे भी तो दे सकती हूँ C3H8, बात तो एक ही है। CnH2n को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये तुम्हारे सारा सैचुरेटेड कार्बन होगा। सैचुरेटेड संतृप्त कार्बन, संतृप्त यौगिक का मतलब सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और जब आपके सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो एन होता है, एल्क एन, एल्केन जो हमने वर्ड यूज किया था। तो एल्क कौन सा है, एल्क आपका आर ग्रुप है। आर ग्रुप यानी कि कितने कार्बन प्रेजेंट, आर ग्रुप से मतलब होता है एल्क ग्रुप है आपका। कौन सा एल्क ग्रुप है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो यहाँ पे मेरे पास में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। 3 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगी, 3 कार्बन के लिए लिखूंगी मैं प्रोप। और क्योंकि तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे हम लिख देंगे प्रोप एन, हो गया। यानी कि यहाँ पे आपके पास में इस कंपाउंड का जो नेम आएगा वो आएगा प्रोपेन। अब पूरी हमने होमोलोगस सीरीज बोली थी, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। जो आपके पास में सबसे पहले CH4 आया था तो ये आपके पास में क्या आया था, प्रोपेन। ठीक है, तो यानी कि इस कंपाउंड का नाम हमारे पास में क्या आया, प्रोपेन। सॉरी, ये तो 1 कार्बन वाला है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में आएगा वो आएगा मिथ, मिथ एन, यानी कि मिथेन। तो इसे आप हिंदी में लिखेंगे मीथेन। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथ एन, यानी कि इसका नाम आपके पास में क्या आएगा, इथेन। फिर आपके पास में 3 कार्बन है, प्रोप एन। 4 कार्बन है, ब्यूट एन। 5 कार्बन है, पेंट एन। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, पर थोड़े से आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। अब आते हैं आपके पास में, तो इस तरीके से ये आपके पास में एल्क की चेन है, एल्क है यानी कि कितने आर में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में आ गया, अगर कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप एल्क एन लिखेंगे। पर अगर मुझे चेन डिफरेंट दे दी, जैसे कि मेरे पास में जो कंपाउंड था मुझे इस तरीके से दे दिया, ये दिया हुआ है
एक कंपाउंड मुझे दिया है C4H10। अब C4H10 को मैं कैसे कैसे लिख सकती हूँ? C4H10 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। पर मैं C4H10 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ CH3 CH CH3 CH3। मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो अब ये दोनों की जो कार्बन की चेन है वो अलग हो गई, कार्बन की श्रृंखला अलग हो गई, तो इनके नाम भी अलग हो गए। तो नाम का रूल क्या कहता है? जब आप नेमिंग कर रहे हैं, जब आप IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले नेमिंग करने के लिए आपको सबसे लंबी चेन चूज करनी होती है जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, जिसमें आपके सारे क्रियात्मक समूह आ रहे हैं। यानी कि यहाँ तो अभी मेरे पास में क्रियात्मक समूह एन ही है, तो मुझे क्या करना है? मुझे सबसे लंबी चेन चूज करनी है। यहाँ पे 4 कार्बन वाली मेरी एक चेन है, तो जितने सबसे लंबी चेन में जितने कार्बन आ रहे हैं वही आपकी मेन चेन होगी, उसी को आप वर्ड रूट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास में 4 कार्बन आ रहे हैं, तो आप इसे लिखेंगे ब्यूट, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो आप इसे लिखेंगे ब्यूट एन। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आपके पास में अब आपको लॉन्ग चेन चूज करनी है, सबसे लंबी चेन चूज करनी है। ये भी आपकी 3 कार्बन वाली है, ये भी आपकी 3 कार्बन वाली है। आप ऐसे नहीं चूज कर सकते, आप ये सोचो कि बीच में से कुछ है ही नहीं और आपने ऐसे चूज कर लिया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। कार्बन कनेक्टेड होने चाहिए, उन कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, तभी आप उसे चेन को चूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने ये वाली चेन चूज कर ली। आपकी मर्जी, आप कोई सी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं ये वाली कर रही हूं तो आप यही वाली करोगे। आपके दोनों में 3 कार्बन है, तो दोनों में ही 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? ब्यूट। 3 कार्बन के लिए सबसे पहले आप लिखोगे प्रोप, यानी कि यहां पे आप इसे लिखोगे प्रोप। अब ये मैंने 3 कार्बन लिख दिए हैं प्रोप, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, मैंने उसे एन भी कर दिया, प्रोप एन हो गया। अब आप कहोगे मैम ये जो ऊपर वाला था ये कहां गया? तो ये क्या है? जब आपने सबसे लंबी चेन चूज करी, उसमें जो आपने नाम लिखा है वो आपकी वर्ड रूट है। वर्ड रूट के बाद में यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है वो आपने यहाँ पे लिख दिया इसके पीछे, इसे सफिक्स बोलते हैं। अनुलग्न और अनुलग्न आगे लगने वाला, और आपका जो पीछे लगने वाला होता है उसे सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, अब ये कार्बन जो कनेक्टेड है वो मेन चेन नहीं है, और जब वो मेन चेन नहीं है तो वो श्रृंखला बन जाती है, इसे आप सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बोलते हैं, विस्थापित ग्रुप बोलते हैं। यानी कि ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है या फिर विस्थापित ग्रुप है। और जब ये विस्थापित ग्रुप है तो आप इसको एन नहीं लिखेंगे, इसमें एन नहीं लाएंगे, इसमें आप क्या लाएंगे? एल्काइल। एल्काइल यानी कि क्या लाना है? एल्क आइल। तो आप इसे ऐसे लिख दो, एल्क प्लस आइल। एल्क का मतलब मैंने बताया नंबर ऑफ कार्बन से होता है। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो इस 1 कार्बन के लिए क्या क्या लिखेंगे आप? मिथाइल। मिथाइल या मैथिल भी बोल देते हैं, मिथाइल भी बोल देते हैं, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन है। मैथिल बोल दो, मिथाइल बोल दो, मैथिल बोल दो, क्योंकि हिंदी में तो हम उसी तरीके से, तो ये मैथिल हो गया। पर ये मैथिल कहाँ पे है? ये कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? तो ये मैथिल आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, और नंबरिंग आप कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से ये जो मैथिल ग्रुप है ये आपके पास में आ रहा हो। अब यहाँ तो मैथिल ग्रुप है, पर अगर क्रियात्मक समूह आ गया, एल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? जहां से वो ग्रुप पास में होंगे। यानी कि यहाँ पे अब मुझे नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3, सेकेंड पोजिशन पे मेरे पास में मैथिल आ गया, तो ये मेरे पास में 2 मैथिल प्रोपेन हो गया। इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास में IUPAC नेमिंग आ गई। तो करने का तरीका क्या है? अब आपको अगर मैं लिखवाऊं रूल, तो मैं इस तरीके से बोलती हूँ। ये आपके पास में हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट यानी कि सबसे लंबी चेन, लंबी श्रृंखला। तो लंबी श्रृंखला में आपके पास में, लंबी श्रृंखला में आपके पास में सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाने चाहिए, सारे फंक्शनल ग्रुप। सबसे लंबी श्रृंखला जिसमें सारे क्रियात्मक समूह हो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ में होनी चाहिए जो आपकी लंबी चेन है। उसके बाद में आपके पास में सफिक्स आता है जो बाद में लगता है, और यहां पे आपके पास में प्रीफिक्स आता है। तो प्रीफिक्स आपका कैसे हो गया? एल्काइल ग्रुप आपका प्रीफिक्स हो गया, ये एल्क की फॉर्म में आएगा, ये आपका सफिक्स हो गया। अब सफिक्स में भी चलो अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मुझे ये कंपाउंड दिया है
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। तो मेरे पास में ये सबसे लंबी चेन यही है, कोई भी इसमें सब्स्टिट्यूटेड चेन नहीं है, विस्थापित चेन नहीं है। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगी मैं? प्रोप। अब तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, अब तीनों कार्बन के बीच में यानी कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ चुका है। और जब आपका डबल बॉन्ड आ जाता है तो आप लिखते हैं इन। डबल बॉन्ड के लिए एल इन वर्ड यूज किया था आपने, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन। अब यहाँ पे तो जो आपका डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड 1 2 3 यहाँ। अब आप कहोगे मैम आप फर्स्ट पोजीशन पे कैसे कह रहे हो? नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह पास में हो। तो क्रियात्मक समूह आपका डबल बॉन्ड है तो आप नंबरिंग 1 2 3 ऐसे करोगे। तो ये आपका प्रोप 1 इन हो गया। इधर से करते तो सेकंड पोजीशन पे आएगी। देखो यहां से अगर करेंगे 1 2 3 तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, वहां से करना है जहां से आपका डबल बॉन्ड पास में हो। तो इसे आप प्रोप 1 इन बोलेंगे। ठीक है बच्चा। ऐसे ही अगर आपके पास में ये वाला कंपाउंड दिया है, माना ये दिया है आपको, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, यही सबसे लंबी चेन है। अब ट्रिपल बॉन्ड जहां से पास में है वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो ट्रिपल बॉन्ड यहां से पास में है तो 1 ब्यूट 1 आइन। 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूट 1 आइन। हिंदी में और इंग्लिश में एक ही तरीके से आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, ब्यूट 1 आइन। ठीक है। तो ये आपके पास में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको दिया है, माना आपको एल्कोहल दिया है, मेरे पास में है 1 2 3 ये दिया है। सबसे पहले सबसे लंबी चेन चूज करनी है। सबसे लंबी चेन हमारे पास में बस एक ही है यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये आपकी सबसे लंबी चेन होगी। एल्कोहल, जब आप एल्कोहल लेते हैं तो एल्कोहल के जब आप क्रियात्मक समूह लेते हैं तो उसमें आप ऑल वर्ड यूज करते हैं। ये देखो अब आते हैं यहाँ पे, तो ये जो आपको पेज दिया है यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स लिखे हुए हैं। अगर आपको एल्कोहल दिया है, अगर आपको एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप दिया है तो आप ऑल लगाएंगे, प्रोप एन ऑल। अगर आपको एल्डिहाइड दिया है तो आप अल लगाएंगे। अगर आपको कीटोन दिया है तो आप ऑन लगाएंगे। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया तो आप ओइक लगाएंगे। एल्कीन के लिए इन लगाएंगे और एल्काइन के लिए आइन लगाएंगे। यानी कि अगर मैं ऐसे ले लूं, मुझे दिया हुआ है CH3 CH2 CH2OH, तो मुझे देखते ही पता चल गया मेरे पास में OH ग्रुप है, यानी कि ये अल्कोहल है। सबसे लंबी चेन यही है, एक ही है। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो प्रोप एन। और यहां पे आपके पास में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑल। पर अब अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो O A E I O U या Y से शुरू होता है तो आप इस वाले E को हटा देते हैं। सबसे पहली चीज, ये वाला E नहीं लगेगा, यानी कि इस कंपाउंड का नेम आपके पास में आएगा प्रोप एन ऑल। अब ये तो बहुत ही सिंपल था, पहली पोजीशन पे ही आपके पास में OH ग्रुप है। पर अगर मुझे ऐसे दिया है CH3 CHOH CH3 और मुझे इसकी नेमिंग करनी है तो मेरे को यहाँ पे नंबरिंग डालनी पड़ेगी। जहां से आपका OH ग्रुप पास में होगा नंबरिंग आप वहीं से डालोगे 1 2 3। तो सेकेंड पोजीशन पे आपके पास में अल्कोहल है तो आप लिखेंगे प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एन, ई मैंने पहले ही हटा दिया। और जो अल्कोहल की पोजीशन है वो 2 है तो कंपाउंड का नाम आपके पास में प्रोप एन 2 ऑल आ जाएगा। एल्डिहाइड ले लो, मान लेते हैं आपको ये दिया है CH3 CH CH2 CH3 CH2 CHO, ये आपको दिया है। एल्डिहाइड ग्रुप मुझे देखते ही पता चल गया CHO है तो एल्डिहाइड ग्रुप है। देखो OH, एल्कोहल आपका OH है, ये एल्डिहाइड आपका CHO है। कीटोन में आपके पास में C डबल बॉन्ड O होता है, दोनों तरफ R ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास में C डबल OH है। एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब मुझे ये एल्डिहाइड दिया है, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है। और नंबरिंग जब आपके पास में एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसी कार्बन को नंबर 1 देते हैं। तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे? प्रोप, तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन
और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप इसे अल लिखोगे, और यहाँ पे आपको 1-2 यूज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप ही वो है कि जो एल्डिहाइड और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको नंबर 1 ही देते हुए चलते हैं, तो 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे मैंने प्रोपेनॉल में 1 नहीं लिखा था, पर जब मैंने 2 लिखा तो मैंने वहां पे उसे 2 को लिखा है, वो मैंने बताया है। तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी। इस तरीके से आपके पास में कंपाउंड की नेमिंग आती है। जैसे अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलोगे, मान लो मुझे ये दिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब मुझे इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, तो ओइक एसिड सफिक्स है, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लिखूंगी मैं इथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एन ओइक, इथ एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसी को हम एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, इथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है, और डेली लाइफ में हम इसे विनेगर बोलते हैं, सिरका। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में नेमिंग आती चली जाती है। प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस हम सारे करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी नेमिंग आती चली जाएगी, एल्काइल ग्रुप आप लगाते चले जाएंगे। इसके बाद में हमारे पास में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। कार्बनिक जो आपके पास में कार्बन के कंपाउंड है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कौन कौन से रासायनिक गुण वो शो करते हैं। तो सबसे पहली हमारे पास में आती है कंबशन या दहन। अगर आप हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, उनका दहन करते हैं, तो आपके पास में, मान लो मेरे पास में मीथेन है, मैंने इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो मेरे पास में CO2 प्लस H2O और ऊष्मा बनेगी। आप किसी भी कंपाउंड की, किसी भी हाइड्रोकार्बन का दहन करेंगे तो आपके पास में CO2 H2O और हीट निकलेगी, और इस केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन आपके पास में 2 हैं, ये 2 हो गया, और यहाँ पे आपके पास में ये 2 आ गया। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर देंगे। मान लो मैंने अल्कोहल को कंबशन किया, CH3OH, तो इस केस में भी मेरे पास में CO2 प्लस H2O प्लस हीट बनेगी, प्लस ऊष्मा निकलेगी। तो आप इसको भी बैलेंस कर दो, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास में 2 हो गए। अब आपके पास में ऑक्सीजन कितनी हो गई है, ऑक्सीजन आपके पास में हो गई है 4। अब इसके लिए एक ट्रिक दे देती हूँ, कैसे करोगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करो, इसको आप इस तरीके से करो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके पास में 3 है, मुझे कितनी लानी है, 1 और लानी है। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको 3 मुझे टोटल कितनी लानी है, 4 लानी है ना मुझे यहाँ पे, तो आप इसको क्या करो, आप इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा, ये 2 से 2 कट गई, और यहाँ पे आपके पास में 3 आ जाएंगे, और फिर आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अब मेरे पास में क्या प्रोडक्ट आएगा, मेरे पास में आया 2, यहाँ पे मेरे पास में हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और अब ये मेरे पास में हो गया 4। देखो जरा सारा बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। 2 कार्बन 2 कार्बन, 3 और 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 जा 4, 4 + 4 8, यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये 2, टोटल आपके पास में 8 ऑक्सीजन हो गई। तो इस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप कैसे भी कर सकते हो। मतलब आपका पूरा नहीं आ रहा है, पूरा होल नंबर में नहीं आ रहा, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका बैलेंस हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास में आती है कंबशन रिएक्शन। इसके बाद में आता है आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट आपके पास में आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण आप पहले ही जानते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना, उसे आप ऑक्सीकरण कहते हैं, या किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का निकलना, उसे भी आप ऑक्सीकरण कहते हो। अब यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन कराऊं तो मेरे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। कौन सा आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके द्वारा आप उसका ऑक्सीडेशन करा सकते हो। मान लो मेरे पास में इथेनॉल दिया हुआ है, CH3 CH2OH, ये मेरे पास में इथेनॉल है, इथेनॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके पास में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगर आप KMnO4 ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, क्षारीय KMnO4, जो KMnO4 आप बनाते हैं उसे क्षारीय माध्यम में लेते हैं, तो पानी तो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, इसे यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके की जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उन्हें आपको बैलेंस भी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें हमें मेन कंपाउंड से बहुत ही बल्क में कंपाउंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे करते हैं। तो ये आपके पास में एल्केलाइन KMnO4 होगा। इसके अलावा आप जो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट,
Cr2O7 ले सकते हैं एसिड की प्रेजेंस में, ये आप एसिड की प्रेजेंस में ले सकते हैं, ये आप बेस की प्रेजेंस में एल्केलाइन यानी कि क्षार की उपस्थिति में, ये आप अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये सारे के सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। इसके बाद में आता है एडिशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन। नाम से ही आपको पता चल रहा है, पर संयोजन कब होगा? अगर आपका कंपाउंड संतृप्त है, ऑलरेडी ही उसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो वो कोई संयोजन रिएक्शन नहीं दिखाएगा, कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर आपका कंपाउंड असंतृप्त है, यानी कि अगर आपके कंपाउंड में एल्कीन या एल्काइन प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है, ये मेरे पास में इथीन है। इथीन की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन के साथ कराओ निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकेल यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। आप पैलिडियम भी ले सकते हो, आप प्लेटिनम भी ले सकते हो। तो ये क्या करेगा? ये एडिशन रिएक्शन करेगा, दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यानी कि आपके पास में पहले अगर इस तरीके से कंपाउंड था ये आपका, तो अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड को हटा देगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, तो आपका इथीन इथेन में बदल गया इस तरीके से, तो जुड़ गया। यानी कि जब आपके पास में अनसैचुरेटेड असंतृप्त कंपाउंड था, तो आप एडिशन रिएक्शन करोगे। जैसे कि मेरे को दिया है इथाइन, इथाइन की मैंने कराई हाइड्रोजन और निकेल के साथ में, एक मोल के साथ में, तो यहाँ पे अब मेरे पास में आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने इसे दोबारा करा दिया तो दोबारा हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इस केस में मेरे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगी। तो ये आपके पास में एडिशन रिएक्शन है। पर एडिशन रिएक्शन ध्यान रखना अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि एल्कीन और एल्काइन के साथ में होगी। इसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन, एक ग्रुप को हटा के आप कोई दूसरा ग्रुप ले आए हैं, तो उसे आप विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब विस्थापन में आपने एक ग्रुप हटाया है और दूसरे ग्रुप को आप, तो आपने एक ग्रुप हटाया और दूसरा ग्रुप ले आए, यानी कि या फिर आप ये कर सकते हैं कि एक हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा ग्रुप ले आए हैं। जैसे कि अगर आप CH4 की मीथेन की रिएक्शन, आप मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप करते हैं, सूर्य का प्रकाश भी लिख देते हैं कई बार आपको HNu भी दे दिया जाता है, HNu, पर HNu आपके लिए नहीं है कि सूर्य का प्रकाश है। तो इस अवस्था में आपका पास में क्या होगा? एक हाइड्रोजन हटके वहां पे क्लोरीन आ जाएगा, यानी कि आपके पास में CH3Cl प्लस HCl, तो हाइड्रोजन हटके उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया, तो इस रिएक्शन को आप विस्थापन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास में आती है प्रॉपर्टीज, कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है, जैसे कि इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की। इथेनॉल, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि ये कई बार सॉल्वेंट बनाने में, विलायक के लिए यूज होता है, दवाइयों में यूज होता है, इसके अलावा पेंट वार्निश वगैरह में यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन, पहली बात इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? इथेनॉल आपके पास में हो C2H5OH, या तो आप इसे ऐसे लिख दो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CH3CH2OH। बॉन्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसके बॉन्ड कैसे कैसे बनते हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो 2 कार्बन, ये O और H इस तरीके से, ये 4 बॉन्ड इस कार्बन के और ये 4 बॉन्ड इस कार्बन के, और ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो गए, दोनों कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। तो ये आपके पास में इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। अब इथेनॉल की रिएक्शन अगर आप सोडियम के साथ कराओगे तो आपके पास में Na के साथ अगर आपने रिएक्शन कराई तो आपके पास में CH3CH2ONA सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन गैस मिलती है और इस कंपाउंड का नाम आपके पास में आता है सोडियम इथॉक्साइड। ये आपके पास में बनाता है सोडियम इथॉक्साइड। तो ये इसकी Na के साथ रिएक्शन हो गई। तो ये इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन क्या करता है, जो सोडियम क्या है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि सोडियम, अब आप यहाँ पे उस पे भी जा सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देगा, हाइड्रोजन आपकी अलग निकल जाएगी। अगली आपकी आती है जल वियोजन या डिहाइड्रेशन, H2O का निकलना। अगर आप इथेनॉल की रिएक्शन
या इथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे हीट करोगे तो इसमें से H2O जो है वो निकल जाएगा। तो H2O निकल के यहाँ पे आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है और H2O निकल जाता है। इसे जल वियोजन या उन्मूलन अभिक्रिया भी कहते हैं। एलिमिनेशन हो गया, H2O आपका निकल गया, या इसे आप डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हो। डिहाइड्रेशन का मतलब H2O का निकल जाना, डिहाइड्रेट हो गया। तो ये आपके पास में इथेनॉल की रिएक्शन आती है। इसके बाद में अगला आपके पास में आता है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड आपके पास में क्या है? CH3 COOH। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो CHH C डबल बॉन्ड O CHH C डबल बॉन्ड O यहाँ पे, और ये आपके पास में OOH, ये आपके पास में इथेनोइक एसिड आ गया। तो यहाँ पे अब आपके पास में कौन कौन सी रिएक्शन है? अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक रिएक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन या फिर एस्टरीकरण। एस्टरीकरण हमारे पास में क्या है? अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराते हो C2H5OH के साथ में, तो यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, यानी कि ये वाला H और ये वाला OH निकल जाएगा। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 COO C2H5 प्लस H2O। तो ये आपके पास में क्या आ गया? ये आपके पास में एस्टर बन गया। इस ग्रुप को आप एस्टर बोलते हैं, इथाइल एसीटेट इसका नाम है, और ये आपके पास में एस्टर बन गया। क्योंकि ये एस्टर बना है इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये आपके पास में इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये आपके पास में इथेनॉल, और ये आपके पास में इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट और ये पानी। तो ये आपकी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होती है। इस तरीके से आप यहाँ से एस्टर बना सकते हैं। और एस्टर की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि इसमें फ्रूट जैसी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल, बहुत ही अच्छी सी स्मेल होती है। तो फ्रूटी स्मेल आती है यहाँ पे, तो ये इसकी बहुत फ्रूटी सी स्मेल देता है। इसके अलावा अगर आप इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करा दोगे तो आपके पास में CH3 COO Na तो हाइड्रोजन को हटा देगा और यहाँ पे आपके पास में H2O बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसे ही अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दोगे, Na2CO3 के साथ कराओगे, तो आपके पास में CH3 COO Na प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पे ये आपके पास है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो गई, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे तब भी आपके पास में यही प्रोडक्ट आएगा। बैलेंस आप इस रिएक्शन को करके देखेंगे, बैलेंस करके देख लो, यहाँ पे Na2 है, यहाँ पे आपके पास में बाकी सब चीजें तो हम सबसे बाद में देखेंगे। Na2 देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 Na, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं, एक मिथाइल ग्रुप, 2 कार्बन आपके पास में, 2 सोडियम CO2 आपके पास में और H2O 3 6 और यस, ये कम आपकी बैलेंस हो गई। अगर इसी की रिएक्शन आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराएंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर आपके पास में CH3 COO Na प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। इस तरीके से आपके पास में इसकी सारी रिएक्शंस आ गई हैं। अगला आपके पास में आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? सोप क्या करती है, जो साबुन क्या है, वो क्लींजिंग एक्शन करती है। क्लींजिंग एक्शन अगर आप साबुन को देखेंगे तो साबुन में 2 पार्ट होते हैं। साबुन में एक तो आपके पास में लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, यानी कि अगर आप देखें तो आपके पास में C15S31, मतलब कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है। इस तरीके से जो मैं ऐसे बना रही हूँ, ये कार्बन की चेन बना रही हूँ, यानी कि ये सब जगह CH2 है, ये CH2 है, ये CH2, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, और लास्ट में आपके पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि आपका आयनिक पार्ट है।
अब यहाँ पे ये आपका सोप का एक स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, जहां पे आपके पास में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये आपके पास में एसिड वाला आयनिक पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि ये आपके पास में कोवेलेंट वाला पार्ट है और ये आपके पास में आयनिक पार्ट है। अब सोप का काम क्या होता है, सोप क्या करता है, सोप कपड़ों को साफ करता है, पर साफ कैसे करता है, कपड़ों के ऊपर जो भी ग्रीस वगैरह होती है, ग्रीस का मतलब क्या समझते हो आपके, उस पर कोई फैटी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे कि उसके ऊपर तेल गिर गया या कोई भी ऐसा कंपोनेंट, सब्जी गिर गई, तो क्या, तो वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सोप में ये वाला जो आपका ग्रीस वाला पार्ट है, जो आपका फैटी पार्ट है, जो आपका फैट पार्ट है, वो क्या करता है, जब आप इसके कपड़े के ऊपर साबुन लगाते हैं तो साबुन लगाने से ये वाला जो आर वाला पार्ट है वो वाला पार्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी थोड़ा अलग से डिजाइन बना के। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और जो COO पॉजिटिव वाला पार्ट है ये आपका H2O के साथ में आके कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक पूरी लॉन्ग चेन बनती चली जाती है, जो आपने स्ट्रक्चर में वहां पे देखा भी होगा, बुक में आपको पूरा मिसैली फॉर्मेशन दे रखा है। तो टेम्परेचर अगर सही हो तो पूरी की पूरी ये जो सोप है वो इस तरीके से यहाँ पे COO नेगेटिव, ये ऐसे करके ये COO नेगेटिव, ये आपके पास में COO नेगेटिव, ये वाला पार्ट H2O के साथ जुड़ता चला जाता है, और जो ये अंदर वाला पार्ट है जो आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये फैट के साथ जुड़ता चला जाता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये पूरा का पूरा कोलेडल बना लेता है। और फिर जब आप उसको पानी में खंगालते हैं तो ये वाला पूरा पार्ट पानी के साथ में अलग हो जाता है। देखो क्या हुआ, मान लो कपड़े के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, हमने साबुन लगाई, साबुन लगा के क्या होगा, जो जो आपके साबुन का जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो उसके फैट वगैरह ग्रीस के साथ जुड़ जाएगा, और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है वो पानी के साथ जुड़ जाएगा, और जब उसे आप पानी में खंगालोगे तो वो गंद की पानी में रह जाएगी और आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी सोप काम करती है। बट अगर आपने देखा होगा कि कुछ पानी ऐसे होते हैं, मतलब अगर कुछ पानी ऐसे हैं जिसमें हम साबुन लगाते हैं, साबुन में लेदर नहीं बनता यानी झाग नहीं बनता, तो इस तरीके के पानी को आप हार्ड वाटर कहते हैं। उसमें आपके पास में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उन सॉल्ट की वजह से आपका जो पानी है वो वहां पे लेदर नहीं बनाएगा, तो वो उसके साथ में झाग नहीं बनाता। जब कैल्शियम, मतलब अब उसमें सॉल्ट कौन से प्रेजेंट है, जब आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा जो पानी है उसमें अगर आप साबुन यूज करेंगे तो वहां पे झाग नहीं बनेंगे, लेदर नहीं बनेंगे, तो उसे आप हार्ड वाटर बोलते हैं। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास में जो नई चीज आई वो आती है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिटर्जेंट आपके हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर पूरा हाइड्रोकार्बन पे आ जाता है। इसमें भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास में दो पार्ट होते हैं, एक आपके पास में हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा आपके पास में हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक जो ग्रीस से जुड़ा है, यानी कि ये वाला पार्ट है जो पानी से नफरत, मतलब फोबिक से मतलब डरना, फिलिक से मतलब जुड़ना, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका हाइड्रोफिलिक है, ये आपका हाइड्रोफिलिक है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका ग्रीस वगैरह से आके जुड़ जाएगा, और जो दूसरे वाला पार्ट है वो पानी से जुड़ेगा, और जब पानी में खंगालते हैं तो वो अलग हो जाता है। इसी चीज के लिए कि हमने कहा कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट है तो सोप के साथ में झाग नहीं बनेंगे, झाग का बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इसको सही करने के लिए हम डिटर्जेंट्स यूज कर लेते हैं। डिटर्जेंट में जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है, जो हमने यहाँ पे सोडियम के स्टेरॉइड्स वगैरह लिए थे वो ना लेके दूसरे कंपाउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरा हाइड्रोकार्बन बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हाँ याद करने में टाइम भी लगेगा, पर धीरे धीरे करना, आराम आराम से एक एक स्ट्रक्चर को लिख के देखना, बिना लिखे ये चैप्टर आपको याद नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मतलब अगर आपको कार्बन कंपाउंड करने हैं तो कम से कम 2 से 3 बार कार्बन कंपाउंड को आपको लिख के देखना है, तभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट याद कर पाओगे। ठीक है बच्चा, तो ये आपका लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री का। इस तरीके से अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ भाई आपको बहुत फायदा हुआ है इस एक छोटे से वन शॉट से, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चा, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब आपकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे हम। ओके बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।